तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट के रूप में इस क्विज का, जो कि भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति से संबंधित है और सेट नंबर 3 है ये। और इसमें हमने ऐसे प्रश्नों को रखा है जो भारतीय इतिहास और कला और संस्कृति को कवर तो करता ही है, साथ ही साथ इसका कुछ करंट कनेक्शन भी है और मे बी ऐसे कनेक्शन पे सवाल पूछ सकता है यूपीएससी। तो उस आधार पर हमने प्रश्नों को रखा है और ये सभी प्रश्न इनसाइट्स ऑन इंडिया से सब आ रहे हैं। तो देखेंगे जो पहला प्रश्न है कि चोल राजवंश ने विशेषकर राजेंद्र प्रथम के अधीन अंडमान द्वीप समूह का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया। विकल्प है बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए, व्यापारिक केंद्र के रूप में, या श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ नौसैनिक अभियानों के लिए, या दंडात्मक उपनिवेश के रूप में। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ नौसैनिक अभियानों के लिए। हालांकि अंडमान द्वीप समूह का दंडात्मक उपनिवेश के रूप में ब्रिटिश के द्वारा उपयोग किया गया था, लेकिन यहाँ पे चोल राजवंश के संबंध में पूछा जा रहा है तो सही विकल्प सी हो जाएगा, श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ नौसैनिक अभियानों के लिए। तो जो चोल वंश के शासक थे राजेंद्र प्रथम, इन्होंने वर्तमान इंडोनेशिया में श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ नौसैनिक अभियान शुरू करने के लिए अंडमान द्वीप समूह को रणनीतिक आधार के रूप में इस्तेमाल किया था। इसीलिए इस ऐतिहासिक संबंध को दर्शाने के लिए ही हाल ही में कुछ समय पहले पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया है। ठीक है, तो करंट अफेयर से भी रिलेटेड हो गया और हिस्ट्री से भी। अब आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2 है कि लोथल स्थित गोदीबाड़े या डाक यार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोथल कहाँ? गुजरात में है, हड़प्पा स्थल है ये। पहला है कि लोथल का गोदीबाड़ा सिंधु नदी से जुड़ा हुआ था, जिससे समुद्री व्यापार में सुविधा हुई। दूसरा कथन है कि यह डाक यार्ड विश्व में जल परिवहन और संरचना के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है। तीसरा कथन है कि लोथल का गोदीबाड़ा मुख्य रूप से मेसोपोटामिया के पश्चिमी क्षेत्र के साथ व्यापार किए जाने वाले सामानों का प्रबंधन करता था। बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कितने गलत हैं। केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो देखिए जो पहला कथन है कि लोथल का गोदीबाड़ा सिंधु नदी से जुड़ा हुआ था, जिससे समुद्री व्यापार में सुविधा हुई। तो जो लोथल का जो गोदीबाड़ा है ये सिंधु नदी से नहीं बल्कि साबरमती नदी से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे पहला कथन असत्य हो गया। ठीक है, दूसरे कथन की बात करें तो यह डाक यार्ड विश्व में जल परिवहन और संरचना के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है। यह कथन सत्य है। और तीसरा कथन है कि लोथल का गोदीबाड़ा मुख्य रूप से मेसोपोटामिया के पश्चिमी क्षेत्र के साथ व्यापार किए जाने वाले सामानों का प्रबंधन करता था, जो कि मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्रों के साथ मोतियों, रत्नों और आभूषणों सहित वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है। आपको बताना है कितने गलत हैं। तो पहला कथन गलत है, तो सही विकल्प ए हो जाएगा कि केवल एक कथन गलत है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3 है कि पोर्ट ब्लेयर स्थित सेल्यूलर जेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इसका निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान राजनैतिक कैदियों को रखने के लिए किया गया था। दूसरा कथन है कि इस जेल को अलग थलग होने के कारण काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा कथन है कि इसका प्रयोग मुख्यतः 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजों द्वारा किया गया था। बताना है इनमें से कितना सही है या कौन से कथन सही हैं। तो देखिए पहला कथन है कि इसका निर्माण जो है ब्रिटिश शासन के दौरान राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए किया गया था। यह सत्य है और इसमें बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था। ठीक है, दूसरा कथन है कि इस जेल को अलग थलग होने के कारण काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह समुद्र के बीच में स्थित था, जिसके कारण इस जेल को काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। तीसरा कथन है कि इसका प्रयोग मुख्यतः 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजों द्वारा किया गया था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ यानी कि 1801 से 10 तक मान लें, उस समय किया गया था। तो ये गलत है क्योंकि इसका निर्माण ही 19वीं सदी के अंत में हुआ था।
यानी कि 1986 में, सॉरी 1896 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था और 1906 में ये बनकर पूर्ण हुआ था। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि केवल एक और दो कथन जो हैं, सॉरी सही विकल्प जो है ए हो जाएगा कि केवल एक और दो कथन सत्य हैं, तीसरा गलत है। ठीक है। ये जो अंडमान में जो सेल्युलर जेल है उसको उपनिवेश स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश के द्वारा कि जो समुद्री तूफान में फंसे जहाज हैं उनको सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया जाए। ऐसा सोचा गया था कि यहाँ पे एक स्थायी बस्ती बना दिया जाए जिससे कि समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा का इंतजाम आराम से हो सकेगा। तो इस मतलब अंडमान द्वीप समूह में बस्ती बसाने का जो पहला प्रयास था 1781 में किया गया था, जब कैप्टन आर्चीबाल्ड ने चासत द्वीप में एक बस्ती बसाई। बाद में इस बस्ती को उत्तरी अंडमान में पोर्ट कॉर्नवालिस स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि उस स्थान को नौसैनिक दृष्टि से उपयुक्त समझा गया और बस्ती बसाने का यह प्रयास सफल नहीं रहा और 1796 में इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो विकल्प ए हो जाएगा, केवल एक और दो कथन सत्य हैं। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि ब्रिटिश शासन के दौरान अंडमान द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह अभी हालिया मुद्दा है, तो मे बी और काफ़ी चर्चित मुद्दा है और ये डायस्पोरा से भी संबंधित है, तो इसके लिए इस पे इतने सारे सवाल हैं इसमें। तो बताना है कि ब्रिटिश शासन के दौरान अंडमान द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अंडमान द्वीप समूह का उपयोग मुख्यतः ब्रिटिशों द्वारा व्यापारिक केंद्र के रूप में किया जाता था। दूसरा कथन है कि पोर्ट ब्लेयर सेल्युलर जेल में राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए कुख्यात हो गया। तीसरा है कि आर्चीबाल्ड ब्लेयर पोर्ट ब्लेयर से जुड़े एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। तो कथन 1 देखें कि अंडमान द्वीप समूह का उपयोग मुख्यतः ब्रिटिशों द्वारा व्यापारिक केंद्र के रूप में किया जाता था, असत्य है ना, क्योंकि यह दंडात्मक उपनिवेश के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो पहला कथन जो है गलत है। दूसरा है कि पोर्ट ब्लेयर सेल्युलर जेल में राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए कुख्यात था, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है क्योंकि ब्रिटिश लोग जो हैं यहाँ पे जो राजनीतिक कैदी थे उनको रखते थे। और तीसरा है कि आर्चीबाल्ड ब्लेयर पोर्ट ब्लेयर से जुड़े एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ऐसा नहीं था बल्कि ये एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी थे। तो पहला और तीसरा कथन गलत है। सही विकल्प 2 है, तो सही जो जवाब इसका हो जाएगा कि केवल एक कथन सही है, यानी कि नंबर 2 कथन जो है वो सत्य है। ठीक। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है साड़ागढ़ी की लड़ाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह युद्ध ब्रिटिश सेना और मुगल योद्धाओं के बीच लड़ा गया था। दूसरा कथन है कि साड़ागढ़ी के सैनिकों ने हार मानने से पहले 7 दिनों तक किले की रक्षा की। तीसरा कथन है कि यह युद्ध ब्रिटिश भारत की पूर्वी सीमा पर हुआ था। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो ये जो साड़ागढ़ी की लड़ाई है असल में ये ब्रिटिश कमान के तहत 36वीं सिख रेजिमेंट और आफरीदी और ओरकजई आदिवासी समुदायों के बीच लड़ी गई थी, मुगलों के बीच नहीं। इसलिए पहला कथन जो है सत्य हो जाएगा, मतलब असत्य है कि ब्रिटिश सेना और मुगल योद्धाओं के बीच नहीं लड़ा गया था, बल्कि ब्रिटिश कमान के तहत 36वीं सिख रेजिमेंट और अफरीदी और ओरकजई आदिवासी जो संगठन थे उनके साथ लड़ा गया था। तो पहला कथन जो है गलत। दूसरा कथन है कि साड़ागढ़ी सैनिकों ने हार मानने से पहले 7 दिनों तक किले की रक्षा की। तो ये जो युद्ध था ये लगभग 7 घंटे तक ही चला था, 7 दिन नहीं। तो दूसरा कथन भी जो है गलत है। तीसरा कथन है कि यह युद्ध ब्रिटिश भारत की पूर्वी सीमा पर हुआ था। तो पूर्वी सीमा किधर है? आसाम की तरफ मान लें हम, और सिख रेजिमेंट किधर था? पंजाब में। तो ये उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में हुआ था, यानी वर्तमान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं हम, वहाँ हुआ था। तो तीसरा कथन भी जो है सत्य है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी कि इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है।
और ये जो सारागढ़ी है, तो सारागढ़ी की अगर हम बात करें तो जो सारागढ़ी दिवस है ये 12 सितंबर को मनाया जाता है, जो 1897 ईस्वी में सारागढ़ी युद्ध की यादें मनाया जाता है, जो सैन्य इतिहास में सबसे उल्लेखनीय अंतिम लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। और ये जो सारागढ़ी है ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो वर्तमान में पाकिस्तान में फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान के बीच एक प्रमुख संचार चौकी थी। और सारागढ़ी की लड़ाई के बारे में थोड़ी सी अगर हम बात कर लें तो इस दिन क्या हुआ था कि हवलदार ईसर सिंह के नेतृत्व में 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 सैनिकों ने 7 घंटे तक 8000 से अधिक अफरीदी और ओरकजई आदिवासी संगठनों के खिलाफ किले की रक्षा की थी। और सैनिकों की बहादुरी को मरणोपरांत सम्मान दिया गया था, जिसे महारानी विक्टोरिया के द्वारा दिया गया इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट भी शामिल है। और सन 2017 में पंजाब सरकार ने सारागढ़ी दिवस को अवकाश घोषित किया और तब से इस युद्ध को विभिन्न तरीकों से अमर किया गया है, जिसमें एक स्मारक भी शामिल है और एक जो अक्षय कुमार की फिल्म आई थी केसरी वो भी इसी से संबंधित है। और भारत और पाकिस्तान दोनों में स्मरण कार्यक्रम कराए जाते हैं सारागढ़ी की लड़ाई के संबंध में। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि सहरिया जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सहरिया जनजाति के बारे में बता दूं, ये पीवीटीजीएस में शामिल है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में दो मतलब यहाँ जहाँ पाई जाती हैं ये। तो इनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सहरिया जनजाति की उत्पत्ति रामायण काल से मानी जाती है। दूसरा कथन है कि वे मुख्यतः हिंदी और ब्रज भाषा से प्रभावित बोली बोलते हैं। तीसरा कथन है कि सहरिया जनजाति बौद्ध धर्म को अपने प्राथमिक धर्म के रूप में मानती है। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो देखें, पहला जो कथन है वो सत्य है कि सहरिया जनजाति की उत्पत्ति रामायण काल से मानी जाती है। और दूसरा कथन भी यहाँ पे सत्य है कि वो मुख्यतः हिंदी और ब्रज भाषा से प्रभावित बोली बोलते हैं। तीसरे कथन की बात करें तो तीसरा कथन जो है गलत है। तो जो सहरिया जनजाति है असल में इसकी उत्पत्ति प्राचीन काल से मानी जाती है और जो मौखिक परंपराएं हैं उन्हें रामायण और महाभारत के युग से जोड़ती हैं। और कुछ ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि वे कभी वनवासी और योद्धा थे। ठीक है, इसलिए कथन एक जो है सही है। दूसरा कथन जो है कि सहरिया जो है ये हिंदी और ब्रज भाषा से काफ़ी प्रभावित हैं और खासकर राजस्थान और मध्य भारत से उनकी भौगोलिक निकटता के कारण उनकी भाषा में स्थानीय अनुकूलन है, लेकिन इनकी जो रूट है भाषा की वो इंडो आर्यन जड़ जो हैं वो बरकरार हैं, यानी कि ये हिंदी और ब्रज भाषा से प्रभावित बोली बोलते हैं। तीसरा कथन गलत है कि जो सहरिया जनजाति है ये बौद्ध धर्म को अपने प्राथमिक धर्म के रूप में मानते हैं। असल में ये जो सहरिया जनजाति के लोग हैं ये मुख्य रूप से हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जो अपने धार्मिक व्यवहारों में जीववादी विश्वासों और प्रकृति पूजा को शामिल करते हैं। और बौद्ध धर्म इनका प्राथमिक धर्म नहीं है। हालांकि कुछ आदिवासी रीति रिवाज अन्य स्वदेशी धर्मों के साथ समानता रखते हैं, पर बौद्ध धर्म को प्राथमिक धर्म के रूप में ये नहीं मानते। मुख्य रूप से ये हिंदू धर्म का पालन करते हैं। तो यहाँ पे पहला और दूसरा कथन सही है, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा, केवल 2। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि सिद्ध चिकित्सा उपचार की एक पारंपरिक प्रणाली भारत के किस भाग में उत्पन्न हुई? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु या केरला? सही विकल्प सी हो जाएगा कि जो सिद्ध चिकित्सा है, जो कि उपचार की एक पारंपरिक प्रणाली है, यह भारत के तमिलनाडु राज्य में उत्पन्न हुई। तो सही विकल्प सी हो जाएगा। तो असल में जो ये सिद्ध परंपरा है या सिद्ध प्रणाली है, ये भारत में दवा की सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है। और सिद्ध शब्द का अर्थ होता है उपलब्धियां एवं सिद्ध संत। तो ऐसा कहा जाता है कि जो 18 सिद्ध पुरुष थे उनके द्वारा इस चिकित्सा प्रणाली के विकास में योगदान दिया गया। और ये जो सिद्ध चिकित्सा परंपरा है या प्रणाली है, इसके सिद्धांत और जो नियम इसके सिद्धांत और नियम बुनियादी एवं व्यवहारिक दोनों ही में रसायन विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ आयुर्वेद से काफ़ी समानता रखते हैं। और
ये जो परंपरा है ये स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए शरीर में तत्वों के संतुलन पर ध्यान केंद्रित करती है और तमिलनाडु राज्य इस प्राचीन प्रणाली के विकास और अभ्यास का एक प्रमुख केंद्र रहा है। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी बेसिन में विद्यमान थी। दूसरा कथन है कि घग्गर हकरा नदी प्रणाली IVC बस्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण नदी थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता बस्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण नदी थी। तीसरा कथन है कि यह लोहे के औजारों और हथियारों के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। चौथा है कि IVC कलाकृतियां उन्नत धातु कर्म को दर्शाती हैं जिसमें तांबा, कांस, सीसा और टिन का उपयोग शामिल है। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। तो देखिए, सिंधु सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था, तो जो कथन 3 है वो गलत है। ठीक है, और यह सभ्यता जो है मुख्यतः सिंधु नदी बेसिन के आसपास विद्यमान थी, सिंधु नदी बेसिन में ही विद्यमान थी, जो कि आधुनिक पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों को कवर करता था। और जो हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे जो प्रमुख स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के, ये सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के किनारे पर स्थित थे, इसलिए पहला कथन जो है वो सत्य है। और दूसरा कथन है कि घग्गर हकरा नदी प्रणाली ICV बस्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण नदी थी। तो हकरा घग्गर नदी प्रणाली, जिसे कि कुछ विद्वान के द्वारा सरस्वती नदी के रूप में पहचाना गया है, ये सिंधु सभ्यता की बस्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कालीबंगन और राखी गढ़ी जैसे कई पुरातात्विक स्थल जो हैं वो इसी नदी के किनारे स्थित हैं, जो कि सिंधु सभ्यता के जो समुदाय हैं उनको समर्थन देने में इसका महत्व है। ठीक है, इसलिए दूसरा कथन भी सत्य है। और तीसरा कथन जो है ये असत्य है, क्योंकि लोहे का उपयोग किया ही नहीं गया था। जो हड़प्पा सभ्यता थी यह कांस्य युग से संबंधित थी, जिसका मतलब यह है कि तांबे और कांसे के औजारों का उपयोग करते थे लेकिन लोहे का नहीं करते थे। ठीक है, तो पहला, दूसरा और चौथा कथन जो है वो सत्य है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि केवल 3 कथन, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा कथन जो है वो सत्य है। क्योंकि इस समय हड़प्पा सभ्यता में धातु विज्ञान जो है अत्यधिक उन्नत था, इसमें कारीगर थे और आभूषण और मूर्तियां बनाने के लिए, मतलब तांबा, कांस्य, सीसा और टिन का आभूषण और मूर्तियां बनाने के लिए कारीगर जो है इनका उपयोग किया करते थे। साथ ही साथ जो मोहनजोदाड़ो की एक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा डांसिंग गर्ल, उनके धातु कर्म की विशेषज्ञता का एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, अब 9वां प्रश्न देखेंगे हम। 9वां प्रश्न है कि महरौली पुरातत्व पार्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसमें 100 से अधिक ऐतिहासिक महत्व के स्मारक हैं। दूसरा कथन है कि यह दिल्ली में कुतुब परिसर के निकट स्थित है। तीसरा कथन है कि पार्क में ब्रिटिश युग की संरचनाएं शामिल है। चौथा कथन है कि इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4। तो पहला कथन कि इसमें 100 से अधिक ऐतिहासिक महत्व के स्मारक हैं, यह सही है, क्योंकि तो मतलब जो राजपूत काल चला, यानी कि तोमर काल से लेकर ब्रिटिश काल तक फैले हुए हैं, जिसमें बलबन का मकबरा, जमाली कबाली मस्जिद, राजाओं की बावली और जफर महल जैसी संरचनाएं भी इसमें शामिल हैं। तो पहला कथन जो है वो सत्य है। दूसरा कि यह दिल्ली में कुतुब परिसर के निकट सही है, क्योंकि यह कुतुब कॉम्प्लेक्स के समीप ही है, जिसमें कुतुब मीनार और अन्य मध्यकालीन स्मारक हैं। इसके अलावा यह पार्क दक्षिणी दिल्ली के महरौली में स्थित है, जो शहर के सबसे पुराने लगातार बसे हुए क्षेत्रों में से एक है, इसलिए दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा कथन कि पार्क में ब्रिटिश युग की संरचनाएं शामिल हैं, यह भी सत्य है, क्योंकि मेटकाफ हाउस जो कि यहाँ पे है
वो भी है जो कि औपनिवेशिक काल के समय ब्रिटिश अधिकारी सर थॉमस मेटकॉफ ने बनवाया था। तो पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। और चौथे कथन की बात करें तो चौथा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि महरौली पुरातत्व पार्क स्वयं इस पदनाम को नहीं रखता है, बल्कि कुतुब कॉम्प्लेक्स यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, क्योंकि कुतुब कॉम्प्लेक्स जो है या कुतुब परिसर है वह शामिल है विश्व धरोहर स्थल में, महरौली पार्क नहीं। इसलिए चौथा कथन असत्य हो जाएगा। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि केवल 3 कथन सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा गलत है। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां है कि शास्त्रीय भाषा की स्थिति और इसके लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है। पहला कथन है कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा यह सुनिश्चित करता है कि विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में भाषा का अध्ययन किया जाए। दूसरा कथन है कि शास्त्रीय भाषाओं में दिए जाने वाले पुरस्कारों के लिए केवल भारतीय नागरिक ही पात्र हैं। तीसरा कथन है कि भाषा को अपने शास्त्रीय रूप और बाद में विकसित रूप के बीच स्पष्ट अंतर दर्शाना चाहिए। सही उत्तर कोड का चयन करें, यानी कि सही उत्तर कौन से हैं बताएं। केवल 1 और 3, केवल 1, केवल 2 या फिर 1, 2 और 3, यानी कि सभी सत्य हैं। बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो पहला कथन देखेंगे। पहला कथन है कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा यह सुनिश्चित करता है कि विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में भाषा का अध्ययन किया जाए। सत्य है, क्योंकि शास्त्रीय भाषा का दर्जा विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों के लिए सरकारी सहायता की गारंटी देता है। ठीक है, तो पहला कथन सत्य है। दूसरे कथन की बात करें कि शास्त्रीय भाषाओं में दिए जाने वाले पुरस्कारों के लिए केवल भारतीय नागरिक ही पात्र हैं। गलत है। ये पुरस्कार शास्त्रीय भाषा के अध्ययन में योगदान के लिए राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना प्रतिष्ठित विद्वानों को दिए जाते हैं। तो अगर इसमें हम बॉर्डर लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दूसरा कथन है वो गलत है। तीसरा कथन है कि भाषा को अपने शास्त्रीय रूप और बाद में विकसित रूप के बीच स्पष्ट अंतर दर्शाना चाहिए। सही है, क्योंकि शास्त्रीय भाषा की स्थिति के मापदंडों में से एक शास्त्रीय रूप और उसके बाद के विकसित रूपों के बीच जो अंतर है वही उसकी पहचान है। इसलिए तीसरा कथन भी सत्य है। तो पहला और तीसरा कथन जो है वो सत्य है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल 1 और 3। अब प्रश्न नंबर 11वां देखेंगे। प्रश्न नंबर 11वां है कि मेवाड़ चित्रकला शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मेवाड़ चित्रकला शैली जो कि राजस्थान की चित्रकला शैली है और यह चित्रकला की लघु चित्रकला शैली है। ठीक है, तो पहला कथन है कि मेवाड़ लघु चित्रकला शैली जीवंत रंगों, प्रत्यक्ष भावनात्मक अपील और जटिल आख्यानों के लिए जानी जाती है। दूसरा कथन है कि राजा और उसके दल को चित्रित करने वाले दरबार के दृश्य मेवाड़ चित्रकला शैली में देखे जा सकते हैं। तीसरा है कि मेवाड़ी लघु चित्रकार शायद ही कभी अपनी कृतियों पर हस्ताक्षर करते थे। अब बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, या ये सभी 1, 2 और 3। तो मेवाड़ चित्रकला शैली की बात करें जो कि एक लघु चित्रकला शैली है, जो कि अपनी जीवंत रंगों, प्रत्यक्ष भावनात्मक अपील और जटिल आख्यानों के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो पहला कथन सत्य हो जाएगा और यह 17वीं से 18वीं शताब्दी तक फली फूली। 17वीं से यानी कि 1601 से लेकर 1799 तक फली फूली। और इस चित्रकला शैली की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो यह दक्षिण मध्य राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और गुजरात में उत्पत्ति हुई इसकी। और तो पहला कथन जो है वो सत्य हो जाएगा। और जो मेवाड़ चित्रकला शैली है इसके अगर हम कुछ
जो प्रसिद्ध कृतियां हैं उसकी बात करें तो इसमें शामिल हैं चावंड रागमाला श्रृंखला, जिसका निर्माण 1605 ईस्वी में नासिरुद्दीन जी के द्वारा किया गया था। और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक बदलावों के माध्यम जब राजनीतिक बदलाव हुए तो क्षेत्रीय राज्यों को गठबंधन बनाने के लिए प्रेरित किए, जिसके परिणामस्वरूप राजा और उनके दल को चित्रित करने वाले दरबारी दृश्यों का निर्माण हुआ। उदाहरण है एक शाही शिकार पार्टी, जो कि 1705 से 1715 के बीच का ये चित्र बना था। यह मुगल चित्रकला से प्रभावित थी। तो दूसरा कथन भी सत्य हो जाएगा कि राजा और उसके दल को चित्रित करने वाले दरबार के दृश्य मेवाड़ चित्रकला शैली में देखे जा सकते हैं। अब मेवाड़ चित्रकला का अगर हम स्वर्ण काल की या गोल्डन एरा की बात कर लें तो 1628 से 1651 ईस्वी तक चलता है, जब मेवाड़ पे महाराणा जगत सिंह का शासनकाल चलता है। अब मेवाड़ चित्रकला शैली के कुछ जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं उनकी बात कर लें तो इनमें शामिल हैं अल्लाह बख्श, जो कि महाभारत और गीता के व्यापक चित्रण के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा दूसरे जो हैं जो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं वो है साहिबदीन, जिन्होंने रसिक प्रिया श्रृंखला बनाई 1630 ईस्वी में। गीत गोविंद की इन्होंने चित्रण किया 1628 में, और रामायण का 1649 में। मतलब इन रचनाओं इनके चित्रण के लिए साहिबदीन प्रसिद्ध हैं। अब क्या हुआ कि जब साहिबदीन की मृत्यु हुई तो मेवाड़ चित्रकला शैली जो है परिवर्तित हो गई और अधिकांश चित्रों में जो मेवाड़ का दरबारी जीवन है उसका चित्रण किया जाने लगा। इसके अलावा इस अवधि की सबसे अनूठी बात जो थी वो असाधारण तमाशा प्रकार की चित्रकला हो गई, जिसमें अभूतपूर्व विस्तार के साथ साथ दरबार की औपचारिकता और नगर के दृश्यों को दर्शाया गया। और जो मेवाड़ी कलाकार हैं, यानी कि जो मेवाड़ चित्रकला शैली के जो कलाकार हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जिस प्रकार से पुनर्जागरण के समय जो यूरोपीय कलाकार थे, उन्हीं की तरह जो मेवाड़ी लघु चित्रकार थे, इन्होंने शायद ही कभी अपने काम पर जो इनका चित्रण है उस पर हस्ताक्षर किए हों, जिसमें नसरुद्दीन, मनोहर, अल्लाह बख्श और मंसूर जैसे कुछ नाम सामने आए हैं। तो नंबर 3 कथन भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि ये तीनों कथन सत्य हैं, 1, 2 और 3। तो असल में जो लघु चित्र या जो मिनिएचर होते हैं, असल में छोटे एवं अत्यधिक विस्तृत कलाकृतियाँ होती हैं जो अपने जीवंत रंगों के लिए जानी जाती हैं। हालांकि लघु चित्र की उत्पत्ति जो है 6वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी और इनका उद्देश्य जो है वास्तविकता को संक्षिप्त रूप में चित्रित करना होता है। ठीक है, तो 11वें का सही विकल्प डी हो जाएगा कि ये तीनों कथन सत्य हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ढोकरा कला मुख्य रूप से लौह धातु की ढलाई कला है जिसमें लुप्त मोम ढलाई तकनीक का उपयोग किया जाता है। दूसरा कथन है कि सबसे पुरानी ज्ञात खोई हुई मोम की कलाकृतियों में से मोहनजोदड़ो की एक नर्तकी की है। तीसरा है कि भारत में मोम ढलाई तकनीक 4000 वर्षों से अधिक समय से प्रयोग में है तथा मध्य और पूर्वी भारत में कारीगरों द्वारा आज भी इसका प्रयोग किया जाता है। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो ढोकरा कला की अगर हम बात करें तो जो ढोकरा कला है ये मतलब अलौह धातु की ढलाई कला है, यानी कि ऐसे धातुओं की ढलाई कला है जो लोहे नहीं होते। तो इसमें क्या है कि खोई हुई मोम की ढलाई तकनीक का उपयोग किया जाता है और ये जो तकनीक है ये भारत में 4000 से अधिक वर्षों से उपयोग में है और आज भी मध्य और पूर्वी भारत में कारीगरों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी जो सबसे अधिक अलग विशेषता है वो इसकी सादगी है। लोक रूपांकनों और सशक्त रूप के कारण घरेलू और विदेशी बाजार में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। ठीक है, और तो इसलिए जो पहला कथन है वो असत्य हो जाएगा कि लौह धातु, तो लौह धातु नहीं बल्कि अलौह धातु की ढलाई का एक कला है जिसमें लुप्त मोम ढलाई तकनीक का उपयोग किया जाता है। दूसरा कथन कि सबसे पुरानी ज्ञात खोई हुई मोम की कलाकृतियों में से मोहनजोदड़ो की एक नर्तकी है, यह कथन सत्य है और तीसरा कथन भी सत्य है।
ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि केवल 2 और 3 कथन सही हैं। ठीक है, हालांकि जो तांबा आधारित मिश्र धातुओं की ढलाई के लिए लुप्त मोम तकनीक जो है ये चीन, मिस्र, मलेशिया, नाइजीरिया, मध्य अमेरिका और अन्य स्थानों में भी पाई गई है, जिसे ढोकरा कला कहा जाता है। और अब प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है कि पर्युषण पर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि पर्युषण पर्व बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो पूरे भारत में मनाया जाता है। और दूसरा कथन है कि इसमें उपवास, तपस्या, ध्यान और आत्मचिंतन शामिल है, जिसका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और भविष्य में अपराधों से बचने की प्रतिज्ञा करना है। बताना है कि इनमें से कितने सही हैं। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं पर्युषण पर्व की, तो जो पर्युषण पर्व है असल में ये जैन धर्म से संबंधित है, तो पहला कथन जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पर्युषण पर्व जो कि जैन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे दिगंबर और श्वेतांबर दोनों समुदायों के द्वारा मनाया जाता है, तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन जो है सत्य है कि इसमें उपवास, तपस्या, ध्यान और आत्मचिंतन शामिल है, जिसका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और भविष्य में अपराधों से बचने की प्रतिज्ञा करना है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 2। तो जो ये पर्युषण पर्व है इसका आध्यात्मिक महत्व है कि ये जो पर्व है ये व्यक्तियों को सद्गुणों को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें उपवास, तपस्या, ध्यान और आत्मचिंतन शामिल है, जिसका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और भविष्य में होने वाले अपराधों से बचने की प्रतिज्ञा करना है। यह धार्मिकता और आध्यात्मिकता शुद्धता की खोज का समय है, जिसका उद्देश्य अंततः मोक्ष प्राप्त करना है। अब पर्युषण के 5 कर्तव्य हैं। पहला है इसमें संवत्सरी यानी कि क्षमा और मेल मिलाप, केशलोचन यानी कि आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार, प्रतिक्रमण यानी कि पिछले गलत कार्यों के लिए क्षमा मांगना, तपस्या यानी कि आध्यात्मिक विकास के लिए प्रतिबद्धता और आत्मालोचना और पिछली गलतियों के लिए क्षमा मांगना शामिल है। ये पर्युषण के 5 कर्तव्य हैं। तो प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब जो है वो बी रहेगा, केवल 2 कथन, यानी कि सिर्फ कथन 2 सत्य है, पहला असत्य है। अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे हम। तो प्रश्न नंबर 14 है कि आदि शंकराचार्य और श्री रामानुजाचार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आदि शंकराचार्य श्री रामानुजाचार्य के समकालीन थे। दूसरा कथन है कि जहां आदि शंकराचार्य ने विशिष्टाद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया, वहीं श्री रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया। और नंबर 3 है कि दोनों ने तर्क दिया कि परम वास्तविकता ब्रह्म है। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं, केवल 1, केवल 2, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन जो है ये असत्य है। दूसरा कथन भी असत्य है, क्योंकि जो आदि शंकराचार्य हैं इन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया, जबकि रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत वेदांत सिद्धांत का प्रचार किया। तो पहला और दूसरा कथन सत्य है। हाँ, दोनों ने तर्क दिया कि परम वास्तविकता जो है ब्रह्म है, तो नंबर 3 कथन सत्य है, यानी कि सिर्फ विकल्प 1 ही सही है, यानी कि केवल 1, यानी कि नंबर 3 कथन। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात कर लें जगतगुरु शंकराचार्य या आदि शंकराचार्य के बारे में और रामानुजाचार्य के बारे में। तो जो आदि शंकराचार्य हैं इनका जन्म और जीवन काल की अगर हम बात करें तो आदि शंकराचार्य का जन्म जो है ये केरल के कलाडी में 788 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इनका स्वर्गवास जो है 820 ईस्वी में हुआ। और इनका जो दर्शन है या जो इनका फिलॉसफी है वो अद्वैत वेदांत या गैर द्वैतवाद है, यानी कि नॉन ड्यूलिज्म कहा जाता है। अद्वैत वेदांत की
दर्शन का इन्होंने प्रतिपादन किया शंकराचार्य जी ने। और इनके द्वारा जो वेदों की व्याख्या की गई, इसके अनुसार इन्होंने तर्क ये दिया कि परम वास्तविकता जो है वो ब्रह्म है और ब्रह्मांड एक भ्रम है। ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने कहा कि परम वास्तविकता तो ब्रह्म है, लेकिन जो ब्रह्मांड है वो एक माया है या भ्रम है। और ईश्वर तक पहुंचने के लिए इन्होंने परम वास्तविकता को महसूस करने के लिए त्याग एवं ध्यान के महत्व पर जोर दिया। और इन्होंने जो शास्त्र की अगर हम बात करें तो इन्होंने उपनिषदों एवं ब्रह्म सूत्रों के महत्व पर जोर दिया। और इनका जो भारतीय समाज पर प्रभाव है आदि शंकराचार्य की, तो इनका प्रभाव ऐसा है कि इन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने का काम किया एवं विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं को एकीकृत करने में मदद की। साथ ही साथ भारत में जो 4 मठ हैं वो इन्होंने ही स्थापित किया। और इनके अगर हम मुख्य कार्य की बात करें तो इन्होंने विवेक चूड़ामणि, उपदेश सहस्त्री एवं भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद पर टिप्पणियाँ लिखी। और इनका अगर हम लेगेसी या विरासत की बात करें, जिनसे मतलब इनसे हमें क्या मिला इसकी बात करें, तो इनकी शिक्षाओं का भारतीय बौद्धिक एवं आध्यात्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। और इनका जो एक प्रतिमा है वो उत्तराखंड के केदारनाथ में 12 फुट ऊंची प्रतिमा निर्माण किया गया है। अब हम रामानुजाचार्य की बात कर लें तो इनका जन्म जो है तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुआ था 1017 ईस्वी में, और 1137 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हुआ। और इनका जो दर्शन है या जो इनका फिलॉसफी है वो क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म है, यानी कि विशिष्टाद्वैत, वेदांत या योग्य अद्वैतवाद। और इनका जो शिक्षा है, मतलब इन्होंने जिस प्रकार से वेदों की व्याख्या की, तो इनका जो तर्क है कि इन्होंने तर्क दिया कि ब्रह्मा ही परम सत्य है, यानी कि परम सत्य के रूप में, यानी कि वास्तविकता जो है कि जो परम वास्तविकता है वो ब्रह्म है, यानी कि ब्रह्म ही परम सत्य है। और ये भी बताया कि जो ब्रह्मांड है ये वास्तविक है और ये ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है। ठीक। और ईश्वर तक पहुंचने के लिए इन्होंने भक्ति पर जोर दिया। इसके अलावा इन्होंने भगवत गीता और दिव्य प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया। और इनके अगर हम प्रभाव की बात करें तो विष्णु की भक्ति को लोकप्रिय इनके द्वारा ही बनाया गया। और भारत में भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित करने में इनका का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा इनके अगर मुख्य कार्य की बात करें तो श्रीभाष्य, वेदांत सार और भगवत गीता पर इन्होंने टिप्पणी लिखी। और इनके अगर हम लेगेसी की बात करें तो इनकी शिक्षाओं का भक्ति आंदोलन एवं संस्कृति के विकास पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। और इनके हैदराबाद शहर में तेलंगाना के बाहरी इलाके में इनके समानता की प्रतिमा लगाई गई है। ठीक है। अब यहाँ पे जो सही है तो सिर्फ एक है, नंबर 3 है ना। अब 15वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है कि नालंदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि मगध साम्राज्य से जुड़ा हुआ है ना, कुमारगुप्त ने इसको बनवाया था। खैर, तो लिखा है कि पहला कथन है कि संभवतः ईसा पूर्व इसकी शुरुआत एक छोटे विहार के रूप में हुई थी और 5वीं शताब्दी ईस्वी तक यह एक महाविहार बन गया। दूसरा कथन है कि हजारों छात्र और शिक्षक दर्शन शास्त्र, धर्म, व्याकरण और चिकित्सा के अध्ययन में लगे हुए थे। तीसरा कथन है कि चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने नालंदा में कुछ समय बिताया था जहां उन्होंने सीलभद्र के अधीन अध्ययन किया था। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2 या तीनों या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि कोई भी गलत नहीं, क्योंकि तीनों कथन सत्य हैं। तो नालंदा महाविहार जो कि प्राचीन विश्व में ज्ञान के महानतम केंद्रों में से एक माना जाता है, जो संभवतः ईसा पूर्व एक छोटे से विहार यानी कि बौद्ध मठ के रूप में शुरू हुआ रहा होगा, जो 5वीं शताब्दी तक एक महाविहार या महान मठ बन गया। और अपने चरम स्थिति में इसमें दर्शन और धर्म से लेकर तर्कशास्त्र, व्याकरण और चिकित्सा तक के विषयों का अध्ययन करने वाले हजारों छात्र और शिक्षक रहते थे। ठीक है। तो पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है और तीसरा कथन भी सत्य है। तो सही विकल्प क्या है कि डी। इनमें से कोई नहीं, सभी सत्य हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक है।
अब नालंदा के इतिहास के बारे में थोड़ी सी अगर हम पढ़ लें तो कि जो ये महाविहार है, जो नालंदा महाविहार है, इसके विस्तृत विवरण से लेकर इसकी उत्पत्ति की कहानी और विद्यार्थियों को पालन करने वाले जो नियम हैं, यहाँ तक, यानी कि जो मुख्य रूप से बौद्ध पांडुलिपि और जो चीनी और तिब्बती तीर्थ यात्रा हैं उनके यात्रा वृत्तांतों के आधार पर लिखा गया है। और साहित्यिक स्रोतों में सबसे ज़्यादा लिखा गया 7वीं शताब्दी के चीनी तीर्थयात्री ह्वेन सांग का यात्रा वृत्तांत है, जिन्होंने बौद्ध पांडुलिपियों और सही शिक्षाओं की तलाश में 629 से 645 ईस्वी तक पूरे भारत की यात्रा की थी। इन्होंने नालंदा में लगभग 5 साल बिताए, जहां उन्होंने महाविहार के महान मठाधीश शीलभद्र के अधीन अध्ययन किया था। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, कोई नहीं। और प्रश्न नंबर 16वां देखेंगे। प्रश्न नंबर 16वां है कि लोथल के ऐतिहासिक और वैश्विक महत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि लोथल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला एकमात्र सिंधु घाटी स्थल है। दूसरा कथन है कि लोथल का कृत्रिम गोदी बाड़ा समुद्री इंजीनियरिंग के सबसे पुराने ज्ञात उदाहरणों में से एक माना जाता है। तीसरा कथन है कि लोथल अपनी सुनियोजित जल निकासी प्रणाली और मनका कानखारों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, बड़ा कन्फ्यूज कर रहा है लोथल और धोलावीरा से, क्योंकि धोलावीरा में भी जो जल निकासी प्रणाली थी वो अद्भुत थी और लोथल की भी अद्भुत है। लोथल और धोलावीरा दोनों गुजरात में ही स्थित हैं। हालांकि धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, तो पहला कथन जो है ये गलत है कि लोथल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला एकमात्र सिंधु घाटी स्थल है। दो, लोथल शामिल नहीं हुआ है, तो पहला कथन गलत है। दूसरा है कि लोथल का कृत्रिम गोदी बाड़ा समुद्री इंजीनियरिंग के सबसे पुराने ज्ञात उदाहरणों में से एक माना जाता है, सत्य है। तीसरा कथन कि लोथल अपनी सुनियोजित जल निकासी प्रणाली और मनका कानखारों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कथन भी सत्य है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, केवल 2 और 3। तो लोथल की अगर हम बात करें इसके ऐतिहासिक महत्व की, तो लगभग 2000 ईसा पूर्व का एक महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जो अपनी प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। यहाँ से सबसे पुरानी कृत्रिम डाक यार्ड खोजी गई है, मनका के कारखाने खोजे गए हैं, गोदाम खोजे गए हैं, साथ ही साथ जल निकासी प्रणालियाँ मिली हैं यहाँ से। इसके अलावा पश्चिम एशिया और अफ्रीका के साथ समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। और ये जो लोथल है ये गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है और इसे यूनेस्को की धरोहर सूची में जोड़ने के लिए नामांकित किया गया है, बाकी जुड़ा नहीं है, तो ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प डी, केवल 2 और 3। अब प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 वही धोलावीरा संबंधित आ गया कि धोलावीरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धोलावीरा उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। अब उपमहाद्वीप की बात कर रहा है तो ये पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी बात कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो पहला कथन यहाँ पे इस संदर्भ में गलत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यह 5वां सबसे बड़ा स्थल है। दूसरा कथन है कि धौलावीरा के शहरी स्वरूप में केवल आवासीय क्षेत्र शामिल हैं तथा कोई समारोह या सार्वजनिक स्थान नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि धौलावीरा के लेआउट में न केवल आवासीय क्षेत्र शामिल हैं बल्कि एक बेली के साथ साथ एक महल, एक समारोह स्थल और एक विशिष्ट मध्य और निचले शहर भी शामिल हैं, जो कि समारोह और सार्वजनिक दोनों ही प्रकार के स्थान बताते हैं। तो दूसरा कथन जो है वो गलत है। और तीसरा कथन कि धौलावीरा की जल प्रबंधन प्रणाली में कई जलाशय, बावड़ियां और बड़े सार्वजनिक स्नान घर शामिल हैं, तो ये कथन सत्य है। तीसरा कथन है कि धौलावीरा स्थल 2 बारहमासी नदियों के संगम के पास स्थित है, तो यह कथन असत्य है। अब बताना है कि इनमें से कितने गलत हैं।
तो गलत तो अब तक 3 गलत हो गए, तो सही विकल्प यहां पे सी हो जाएगा कि केवल 3, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा ये कथन गलत है, तो सही विकल्प सी हो जाएगा। सिर्फ जो विकल्प यानी जो कथन 3 है वो सत्य है। ठीक है, तो सही विकल्प यहां पे सी हो जाएगा। अब देखिए, धौलीवारा जो है ये 5वां सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, तो सही पहला कथन जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पे क्या है, समारोह और सार्वजनिक स्थान भी हैं, इसके अलावा एक महल है, एक समारोह स्थल है और विशिष्ट मध्य और निचले शहर भी शामिल हैं। तीसरा कथन जो है ये सत्य है। चौथा कथन गलत है क्योंकि जो धौलावीरा है असल में ये मानसर और मनहर की मौसमी धाराओं के बीच स्थित है, जो कि कुछ समय के लिए पानी यहाँ पे भरता है, बल्कि ये 12मासी नदियों के पास स्थित नहीं है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि पहला, दूसरा और चौथा कथन जो गलत है, इसलिए सही विकल्प सी, केवल 3। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 18 कि सम्राट अशोक ने किस काल में अपने साम्राज्य में बुद्ध धर्म का सक्रिय प्रचार प्रसार किया। तो बौद्ध धर्म या बुद्ध धर्म, जो कि यूपीएससी का काफ़ी प्रसिद्ध सब्जेक्ट है, जिससे वो पूछता है हर वर्ष कोई ना कोई सवाल। तो यहाँ पे है कि सम्राट अशोक ने किस काल में अपने साम्राज्य में बुद्ध धर्म का सक्रिय प्रचार किया। तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व किया था इन्होंने, तो सही विकल्प बी हो जाएगा क्योंकि जो सम्राट अशोक का शासनकाल है ये बुद्ध धर्म के प्रसार के लिए उनके समर्पित से चिन्हित है, जो कि 268 से 232 ईसा पूर्व के बीच ऐसा किया था इन्होंने। और जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य के भीतर और उससे बाहर भी श्रीलंका, म्यांमार और अन्य क्षेत्रों में बौद्ध शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने दूत भेजे। और ये जो अवधि थी ये बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण थी, जिसने इसे एशिया में एक प्रमुख धार्मिक और दार्शनिक परंपरा के रूप में स्थापित किया। ठीक है, अब यहाँ पे सही विकल्प अपना बी हो जाएगा, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। और प्रश्न नंबर 19वां देख लें। प्रश्न नंबर 19वां है बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बारे में, जो कि आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो सुदूर दक्षिण भारत में, मतलब ये दक्षिण भारत के इतिहास संबंधित है कि बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बहमनी साम्राज्य अपनी धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न धर्मों के संरक्षण के लिए जाना जाता था। दूसरा कथन है कि 17वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का पतन मुख्यतः मुगल साम्राज्य के आक्रमणों के कारण हुआ। तीसरा कथन है कि गुलबर्गा बीदर स्थानांतरित होने से पहले बहमनी साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो पहला कथन जो है सत्य है कि बहमनी साम्राज्य जो है वास्तव में हिंदू धर्म और इस्लाम सहित विभिन्न धर्मों के प्रति अपनी अपेक्षाकृत सहिष्णु नीतियों के लिए जाना जाता था। ठीक, तो पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन गलत है क्योंकि विजयनगर साम्राज्य को जो महत्वपूर्ण चुनौती हैं उनका सामना करना पड़ा और अंततः 16वीं शताब्दी में आंतरिक कलह और दक्कन सल्तनत के गठन के कारण इसका पतन हो गया। इसके पतन में मुगल साम्राज्य की बहुत कम भागीदारी रही है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के पतन में मुगल साम्राज्य का भागीदारी बहुत कम रहा। ठीक है, तो दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा। और जो तीसरा कथन है कि गुलबर्गा बीदर स्थानांतरित होने से पहले बहमनी साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, सही है। तो पहला और तीसरा कथन सत्य है, इसलिए सही विकल्प बी हो जाएगा कि केवल 2 कथन सत्य हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में शाहजहांपुर के महत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इस जिले का गठन विद्रोह से पहले ब्रिटिश प्रशासन द्वारा किया गया था। दूसरा कथन है कि शाहजहांपुर मौलवी अहमदुल्लाह शाह और नाना साहिब सहित प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों का आधार रहा था। तीसरा कथन है कि शाहजहांपुर में रोमन कैथोलिक चर्च पर कब्जा करने से क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभाव का प्रतीकात्मक अंत हो गया। बताना है कि इनमें से कितने कथन गलत हैं।
पहला कथन है केवल एक, दूसरा कथन है केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो ये जो शाहजहांपुर जिला है, इसकी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा 1813-1814 ईस्वी में की गई थी, जो 1857 के विद्रोह से कुछ दशक पहले की बात है। तो ये कहा जा सकता है कि इस जिले का गठन विद्रोह से पहले ब्रिटिश प्रशासन द्वारा किया गया था। तो पहला कथन जो है ये सत्य है। और दूसरा कथन कि शाहजहांपुर मौलवी अहमदुल्ला शाह और नाना साहिब सहित प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों का आधार रहा, तो ये भी सत्य है, क्योंकि यह विद्रोह में एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया जिसने मौलवी अहमदुल्ला शाह और नाना साहिब जैसे क्रांतिकारियों को शरण दी, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पहला और दूसरा कथन सत्य है। तीसरा कथन है कि शाहजहांपुर में रोमन कैथोलिक चर्च पर कब्जा करने से क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभाव का प्रतीकात्मक अंत हो गया। तो ये गलत है, क्योंकि 31 मई 1857 को रोमन कैथोलिक चर्च में एक यूरोपीय मंडली पर हमला किया गया था, लेकिन यह ब्रिटिश वापसी को चिन्हित करने वाली अंतिम घटना नहीं थी। इसके बजाय यह बढ़ते स्थानीय प्रतिरोध का प्रतीक एक महत्वपूर्ण हमला था। ब्रिटिश प्रभाव तब तक बना रहा जब तक कि उनकी सेनाओं ने विद्रोह को दबा नहीं दिया। ठीक है, तो यहां पे बताना है कितने गलत हैं। तो सिर्फ एक गलत है, कथन 3। तो सही विकल्प ए हो जाएगा, केवल एक। तो साथियों, ये था भारतीय इतिहास एवं कला एवं संस्कृति से संबंधित एक मॉडल सेट क्विज रूप में। आई होप कि ये तैयारी को आपको बेहतर करे। और एक और मतलब रिक्वेस्ट है आपसे कि ये फॉर्म भरने का काम आप खुद मत करो, बल्कि जो आप ऑनलाइन सेंटर है आप वहाँ चले जाओ। क्या मतलब 4 घंटा 5 घंटा अपना व्यर्थ कर रहे हो आप। बेहतर है कि आप 100 रुपये लगना है प्लस 50 रुपये और 150 रुपये देना है, तो क्यों इतना परेशान होना। आप जाएं, 40 से 50 मिनट में आपका काम हो जाएगा आसानी से। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। फ़ोटो आपको पता ही कैसे खिंचाना है, दोनों कान दिखना चाहिए। और बाकी जो सेट करना है, तो जो परमानेंट काम करते हैं वही करें, उनसे ही करवा लें। अब क्या मतलब परेशान होने का। खैर, हालांकि डेट एक्सटेंड हो गया है, फिर भी खुद ना भरें, ये काम नहीं करें आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप वहीं दुकान से ही करवा लें। बस इन्हीं सब के साथ बाकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।